सॉरी बेटा सॉरी, माइक ऑफ था। चलिए, सभी का स्वागत है कैरेवल यूट्यूब चैनल पर और कैरेवल ऐप पर। ठीक है, ऑडियो अब क्लियर होगा। तो हम जैसे कि बात कर रहे थे कि आप लोगों को पता है कि हमने एक सीरीज स्टार्ट की है जिसमें हम एक मंथ में आपको पूरी जीएस कंप्लीट कराएंगे। तो ये बहुत सुनहरा मौका है, एक मंथ में जीएस को अच्छे से प्रिपेयर करना, इसको प्रॉपर टाइम देना। ठीक है, हम आपको जितना क्या नाम है, जितने भी एसएससी में फ्रीक्वेंटली आस्क्ड टॉपिक होते हैं वो सारे टॉपिक हम आपको पढ़ाएंगे। ठीक है ना। चलिए, तो कुछ फैक्ट्स होते हैं बेटा, वो फैक्ट्स भी हम मैक्सिमम फैक्ट्स को कवर करेंगे। सारे फैक्ट्स को कवर करना कभी भी पॉसिबल नहीं होता, ये आप लोग सभी जानते हैं कि जीएस बहुत ही वास्ट सब्जेक्ट है। तो जो फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन होते हैं, रिपीट भी होते हैं, कुछ नए क्वेश्चन भी होते हैं, वो सारे हम यहाँ पर करेंगे। लेकिन हम सारे फैक्ट्स को कभी भी कवर नहीं कर सकते, इस बात को आपको भी पता है। ठीक है, तो हमारी कोशिश यही रहेगी कि आपके जीएस में मैक्सिमम मार्क्स बने, और बनेंगे भी। अगर आपने अच्छे से किया तो सारे मार्क्स भी आपके अच्छे से बनेंगे। चलिए, तो हमारा जो पहला टॉपिक रहेगा वो रहेगा एटॉमिक स्ट्रक्चर। इसमें हम एटम के बारे में पढ़ेंगे, बेसिक चैप्टर है बिल्कुल। ठीक है ना, समझ में भी आएगा और आपको अच्छे से करना है, इससे आपके पेपर में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो टाइम को खराब ना करते हुए हम स्टार्ट करते हैं। चलिए, देखो, पहले मैं आपको समझा देता हूँ, फिर मैं आपको स्लाइड्स में भी दिखा दूंगा, कुछ पॉइंट्स में आपको ऐड भी करा दूंगा। ठीक है, चलिए, तो हम सबसे पहले पढ़ेंगे एटम के बारे में। इसके बारे में पढ़ेंगे, एटम के बारे में पढ़ेंगे, एटम के बारे में पढ़ेंगे, परमाणु के बारे में पढ़ेंगे। पीडीएफ आपको मिल जाएगा, जितना मैं बोर्ड पर लिखूंगा चैप्टर कंप्लीट होने के बाद आपको ये पीडीएफ मिल जाएगा। ठीक है, हम इसमें कवर करेंगे बेटा, पीडीएफ का यूज करके कवर करेंगे, क्योंकि पीडीएफ का कवर करेंगे, पीडीएफ के साथ कवर करेंगे तो हमारे मैक्सिमम टॉपिक कवर हो पाएंगे। ठीक है, चलिए, तो अगर मैं आपसे पूछता हूं, जो एटम जो शब्द है, परमाणु जो शब्द है, ये किसने दिया था? डेमोक्राइटस ने दिया। आपके थ्योरी में भी लिखा मिलेगा। ये जो वर्ड एटम है, जो एटम है, जो परमाणु शब्द जो है, ये किसने दिया था? इसे हम आपको समझाएंगे, लिखा हुआ सारा आपको मिलेगा। ये किसने दिया था बेटा? डेमोक्राइटस ने दिया था। किसने दिया था? डेमोक्राइटस ने दिया था। ठीक है, जैसे कि आपको दिखा दें कुछ चीजें। द टर्म एटम वाज गिवन बाय डेमोक्राइटस। परमाणु शब्द किसने दिया था? डेमोक्राइटस ने दिया था। ठीक है, ये आपको लिखा हुआ भी मिलेगा और यहां पर हम उसे समझाएंगे। अब एटम क्या होता है बेटा? वो सबसे छोटा पार्ट होता है जिसे हम फिर से डिवाइड नहीं कर सकते। ठीक है ना, सबसे छोटा पार्ट जिसको हम क्या बोलते हैं? एटम बोलते हैं। थोड़ा सा समझिए इस चीज को। जैसे मान लीजिए आपने ये आयरन ले लिया बेटा, क्या ले लिया? ये आयरन ले लिया। तो इसके अंदर आपको क्या देखने को मिलेगा? आयरन के एटम्स देखने को मिलेंगे। किसके एटम्स देखने को मिलेंगे? आयरन के एटम्स देखने को मिलेंगे। ये आयरन के एटम्स हैं। ठीक है, अब ये जो होता है, ये मैंने एक आयरन बार लिया था, तो ये एक एलिमेंट है। आयरन क्या होता है? एक एलिमेंट होता है। एलिमेंट किसे बोलते हैं? अब ये भी समझ लीजिए। एलिमेंट वो सब्सटेंस होते हैं बेटा जिन्हें अगर आप किसी भी फिजिकल प्रोसेस के साथ ट्रीट कराओगे, अगर आप इसे हीट करोगे, अगर आप हीट करोगे तो आपको क्या मिलेगा? आयरन ही मिलेगा। कोई दूसरा सब्सटेंस तो मिलेगा नहीं, आयरन ही मिलेगा। अगर आप इसे ब्रेक कराओगे, जैसे आपने इसको बीच में से ब्रेक करा दिया, तो आपको क्या मिलेगा? आयरन ही मिलेगा। यानी कि वो सब्सटेंस जिसे आप किसी भी फिजिकल प्रोसेस से दो या दो से ज्यादा डिफरेंट सब्सटेंस में ब्रेक नहीं कर सकते, उसे हम क्या बोलते हैं? एलिमेंट बोलते हैं, तत्व बोलते हैं। तो अगर मैं यहां पर एलिमेंट के बारे में आपको बताना चाहूं, तत्व के बारे में बताना चाहें, तो थोड़ा शॉर्ट में लिखेंगे। ये स्लाइड आपको मिल जाएगी, इसका पीडीएफ पूरा होने के बाद। विच कैन नॉट बी, विच कैन नॉट बी, विच कैन नॉट बी ब्रोकन डाउन into two or more, into two or more different substances, two or more different substances, जिसे दो या दो से ज्यादा
अलग अलग तत्वों में न तोड़ा जा सके। ठीक है, बाय फिजिकल प्रोसेस। केमिकल प्रोसेस से तो हम कर सकते हैं चीजों को अलग, लेकिन भौतिक क्रियाओं द्वारा नहीं। ये जो डेफिनेशन है ये फिजिकल प्रोसेस के बेसिस पर है। ठीक है, अब आप पहचान कैसे करोगे? एलिमेंट, एलिमेंट का क्या होता है? इसका एक डेफिनेट सिंबल होता है। इट हैज डेफिनेट सिंबल, इट हैज डेफिनेट सिंबल। इसका एक निश्चित चिन्ह होता है, इसका एक निश्चित चिन्ह होता है। ठीक है, चलिए। तो जैसे आयरन का सिंबल क्या होता है? Fe होता है। आयरन का सिंबल क्या होता है? Fe होता है। तो ये क्या होगा? आपका एक एलिमेंट होगा। इस एलिमेंट के अंदर जो सबसे छोटी यूनिट होती है उसको हम क्या बोलते हैं? एटम बोलते हैं, परमाणु बोलते हैं। तो एटम सबसे स्मॉलेस्ट यूनिट होती है। एटम किसके अंदर होता है बेटा? एलिमेंट के अंदर होता है। यहां तक कोई दिक्कत? यहां तक किसी भी बच्चे को कोई दिक्कत हो तो बताइए। हाँ जी बेटा, यहां तक कोई दिक्कत एक बार जल्दी से बता देंगे सभी लोग, फिर हम आगे बढ़ते हैं। ठीक है, तो एटम के बारे में आपको पता चल गया। तो एटम वो सबसे छोटा पार्ट होता है जिसे आप फिर से डिवाइड नहीं कर सकते। तो ये सबसे छोटा पार्ट है, ये सबसे छोटा पार्ट है, इसको आप डिवाइड नहीं कर सकते। ठीक है, तो ये लिखा भी हो, द स्मॉलेस्ट पार्ट विच कैन नॉट बी फर्दर डिवाइडेड इज नोन एज एटम। वो सबसे छोटा पार्ट जिसे आप फिर से डिवाइड नहीं कर सकते। क्लियर है? यहां तक क्लियर है बेटा? किसी बच्चे को कोई डाउट? बेटा आपके कमेंट्स नहीं मिल रहे हैं मुझे, एक बार जल्दी से बताएंगे। आकाश दास, बेटा एक बार जल्दी से बताइए। देखो क्लास डिस्टर्ब ना हो, जल्दी से बताइए ताकि मुझे पता चले आपको चीजें क्लियर हैं। हाँ जी बच्चों।
बेटा हमारी तरफ से कोई नॉइस नहीं आएगी आपके। चलिए, क्लियर है या नहीं बताइए जल्दी से। चलिए बेटा, ठीक है। अब हम बात करते हैं, अब एटम जो होता है बेटा ये तीन फंडामेंटल पार्टिकल से बनता है। वो फंडामेंटल पार्टिकल कौन से होते हैं? इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। ठीक है, चलिए। तो एटम किस चीज से मिलकर बना है बेटा? इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन से मिलकर बना है। अब अगर आप एटम का स्ट्रक्चर देखोगे बेटा, अगर आप एटम का स्ट्रक्चर देखोगे, ठीक है, तो हम आपको एटम का स्ट्रक्चर दिखाते हैं। ये है एटम का स्ट्रक्चर। तो एटम के स्ट्रक्चर में क्या होता है बेटा? सेंटर में न्यूक्लियस होता है। सेंटर में क्या होता है? न्यूक्लियस होता है। अब आपने पढ़ा है कि एटम के अंदर तीन चीजें मिलती हैं। कौन कौन सी? इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन। तो न्यूक्लियस के अंदर क्या मिलते हैं? प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। तो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का पोजीशन कहाँ होता है? न्यूक्लियस के अंदर होता है। ठीक है, इन दोनों को मिलाकर, अच्छा, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का जो फॉर्मेशन होता है बेटा, ये होता है क्वार्क से। इससे होता है क्वार्क से। क्वार्क को हिंदी में क्वार्क ही बोलते हैं। प्रोटॉन न्यूट्रॉन किसके बने हैं? क्वार्क के बने हैं। ठीक है, चलिए। अब क्वार्क जो पार्टिकल होता है, इसकी खोज की थी जेलमैन ने, डिस्कवर्ड बाय जेलमैन। इसकी खोज किसने की थी? जेलमैन ने की थी। तो हिंदी में इसको लिख लोगे, इसकी खोज जेलमैन ने की थी। अब एक चीज बता रहा हूं, देखो, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन दोनों को मिलाकर, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन इन दोनों को मिलाकर क्या बोलते हैं हम? न्यूक्लियॉन्स बोलते हैं। प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन को भी क्या मिलाकर हम क्या बोलते हैं? न्यूक्लियॉन्स बोलते हैं। कोई आपसे पूछे न्यूक्लियॉन्स किसे कहा जाता है, आप बोलोगे सर प्रोटॉन और न्यूट्रॉन को न्यूक्लियॉन्स कहा जाता है। ठीक है ना। क्वार्क को क्या बोलते हैं? क्वार्क भी, क्वार्क से प्रोटॉन न्यूट्रॉन बने हैं। क्वार्क से क्या बने हैं? प्रोटॉन न्यूट्रॉन बने हैं। तो यानी कि अगर आपसे पूछा जाए न्यूक्लियॉन्स किसे कहा जाता है, तो आप बोलोगे सर प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन को हम क्या बोलते हैं? न्यूक्लियॉन्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं? न्यूक्लियॉन्स बोलते हैं। सर अगर प्रोटॉन न्यूट्रॉन, प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन ऑप्शन में नहीं आया तो हम क्या करेंगे? तो वहां ऑप्शन में आपको क्वार्क मिलेगा। तो आपसे क्वेश्चन पूछेगा न्यूक्लियॉन्स किसे बोलते हैं, ऑप्शन में या तो आपको ये मिलेगा, अकेला प्रोटॉन क्वार्क नहीं कहलाएगा, अकेला न्यूट्रॉन क्वार्क नहीं कहलाएगा, दोनों का कॉम्बिनेशन क्या कहलाएगा? क्वार्क कहलाएगा। सॉरी, दोनों का कॉम्बिनेशन क्या कहलाएगा? न्यूक्लियॉन्स कहलाएगा। अकेला प्रोटॉन भी न्यूक्लियॉन्स नहीं कहलाएगा, अकेला न्यूट्रॉन भी न्यूक्लियॉन्स नहीं कहलाएगा, दोनों साथ में होंगे तो क्या कहलाएंगे? न्यूक्लियॉन्स कहलाएंगे। ठीक है। अब अगर ये अलग अलग ऑप्शन में है तो आपको क्वार्क मिलेगा। क्वार्क अकेला है, अकेले क्वार्क से दोनों का फॉर्मेशन होता है, मतलब दो टाइप के क्वार्क होते हैं। ठीक है ना। अब क्वार्क डाउन क्वार्क, उनके कॉम्बिनेशन से प्रोटॉन बनता है, उन्हीं के कॉम्बिनेशन से न्यूट्रॉन बनता है। तो न्यूक्लियॉन्स आपसे पूछा जाए, या तो ऑप्शन में प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन मिलेगा या क्वार्क मिलेगा। यहां तक की कहानी क्लियर है? यहां तक की कहानी क्लियर है? अब ध्यान से सुनिए, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन कहां मिलते हैं बेटा? न्यूक्लियस के अंदर मिलते हैं। कहां मिलते हैं? न्यूक्लियस के अंदर मिलते हैं। तो मैं एक चीज बताना चाह रहा हूं इसके बारे में, देखिए। तो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के बीच कोई फोर्स भी होगा, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के बीच कोई फोर्स भी होगा। इस फोर्स को नाम दिया गया है न्यूक्लियर फोर्सेस। तो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के बीच कौन से फोर्सेस होते हैं बेटा? न्यूक्लियर फोर्सेस होते हैं। नाभिकीय बल होता है। क्या होता है? नाभिकीय बल होता है। तो अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए न्यूक्लियस के अंदर, और ये जो न्यूक्लियर फोर्स होता है ये नेचर का स्ट्रॉन्गेस्ट फोर्स होता है।
नेचर का स्ट्रोंगेस्ट फोर्स होता है, ये फिजिक्स का क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है, सबसे शक्तिशाली बल होता है। क्या होता है? सबसे शक्तिशाली बल होता है। क्लियर है? चलिए, अगर मैं आपसे क्वेश्चन पूछता हूं न्यूक्लियस के अंदर कौन सी एनर्जी होती है, क्या बोलोगे? सर न्यूक्लियस के अंदर प्रोटॉन और न्यूट्रॉन मिल रहे हैं, और प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के बीच न्यूक्लियर फोर्स है, और न्यूक्लियर फोर्स के कोरस्पोंडिंग एनर्जी कौन सी होती है? न्यूक्लियर एनर्जी। तो आप बोलोगे इन न्यूक्लियर एनर्जी इज प्रेजेंट, इन न्यूक्लियर एनर्जी इज प्रेजेंट। नाभिक में नाभिकीय ऊर्जा, नाभिकीय ऊर्जा अवशोषित रहती है। ठीक है, इस बैच से, ये रेलवे का बैच नहीं है बेटा, ये एसएससी के लिए है, रेलवे के लिए अलग बैच है। यहां तक कोई डाउट हो, मुझे एक बात, आप लोग रिप्लाई नहीं कर रहे जो मैं आपसे पूछ रहा हूं, आप उसका रिप्लाई नहीं कर रहे हो। पढ़ने में मजा आ रहा है या नहीं आ रहा, समझ आ रहा है या नहीं आ रहा है? ठीक है, तो ये कहानी न्यूक्लियस की थी। ठीक है, अब देखो साइज ऑफ न्यूक्लियस आपसे पूछा जाए, साइज ऑफ न्यूक्लियस, नाभिक की त्रिज्या या क्रम, सॉरी त्रिज्या या आकार। केमिस्ट्री में बेटा रेडियस बोलिए चाहे साइज बोलिए, दोनों का मतलब सेम होता है। चाहे आप रेडियस बोलिए चाहे साइज बोलिए, चाहे आप त्रिज्या बोलिए चाहे आकार बोलिए। तो न्यूक्लियस का जो साइज मिलता है वो आपको 10 की पावर -15 मीटर के ऑर्डर में होता है, और इसी को बोलते हैं वन फर्मी। इसी को हम क्या बोलते हैं? वन फर्मी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? वन फर्मी बोलते हैं। ठीक है, तो एटम के बारे में इतनी इंफॉर्मेशन आपको पता चल गई। अब इलेक्ट्रॉन की बारी आएगी, इलेक्ट्रॉन के बारे में बात करते हैं। इलेक्ट्रॉन कहां पर होते हैं बेटा? ऑर्बिट्स के अंदर होते हैं। इलेक्ट्रॉन्स कहां होते हैं? ऑर्बिट्स के अंदर होते हैं। ठीक है ना, तो इसको हम बताएंगे अभी थोड़ी देर में आपको इलेक्ट्रॉन्स के बारे में। उससे पहले थोड़ी बार पहले ये बता ही देते हैं। देखो, आपको कभी भी इलेक्ट्रॉन्स कहां पर होते हैं बेटा? ऑर्बिट्स के अंदर होते हैं। इलेक्ट्रॉन्स कहां होते हैं? ऑर्बिट्स के अंदर होते हैं। तो आपको कैसे, आपको पता लगाना कौन से ऑर्बिट में कितने इलेक्ट्रॉन्स होंगे, तो उसके लिए फॉर्मूला होता है बेटा 2n²। उसके लिए क्या होता है आपके पास? एक फॉर्मूला होता है 2n²। एक मिनट, कहीं बताइए रहा हूं। किसी भी शेल में आपको मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन्स निकालने हैं तो उसका फॉर्मूला क्या है? 2n² है। क्या है? 2n² है। ठीक है, इसमें जो n होता है बेटा, n होता है नंबर ऑफ ऑर्बिट्स या ऑर्बिट नंबर। n क्या रिप्रेजेंट करता है कि कितने ऑर्बिट है या ऑर्बिट नंबर कितना है। ठीक है, जैसे अगर मैं बात करता हूं, सबसे पहले हमारा कौन सा ऑर्बिट आता है बेटा? न्यूक्लियस के अराउंड में जो सबसे पहली जो शेल होती है ना, एक मिनट दिखाते हैं बेटा, एक मिनट। स्ट्रक्चर कहाँ गया एटम का? लास्ट में होगा शायद, चलिए कोई नहीं, मैं यहां बना देता हूं। देखो, एटम के सेंटर में न्यूक्लियस होता है, इसके अराउंड में ऑर्बिट्स होते हैं। ये ऑर्बिट्स होते हैं। ठीक है, अरे यार, चलिए, इस तरीके का एटम होता है बेटा, सेंटर में न्यूक्लियस होता है। उसके बाद ये जो पहला ऑर्बिट होता है इसको बोलते हैं हम के शेल, दूसरा ऑर्बिट होता है एल शेल, तीसरा होता है एम शेल, चौथा होता है एन ओ। इस तरीके से चलता है। ठीक है,
तो अगर मैं आपसे पूछता हूं सबसे पहले कौन सा ऑर्बिट देखने को मिला आपको, के मिला, तो इसका ऑर्बिट नंबर कितना होगा 1, और ऑर्बिट नंबर को हम लिखते हैं एन से, तो के लिए एन का वैल्यू कितना हो गया 1। एल हमारा सेकंड ऑर्बिट है तो इसका ऑर्बिट नंबर होगा 2, तो इसके लिए एन की वैल्यू 2। एम हमारा थर्ड ऑर्बिट है तो इसके लिए एन की वैल्यू 3। एन हमारा फोर्थ ऑर्बिट है तो इसके लिए एन की वैल्यू 4। वो हमारा फिफ्थ ऑर्बिट है तो इसके लिए एन की वैल्यू 5। ठीक है, अब हमें पता लगाना है बेटा इस ऑर्बिट में मैक्सिमम कितने इलेक्ट्रॉन्स आ सकते हैं, तो हमारे पास फॉर्मूला है 2n²। ठीक है, तो के हमारा पहला ऑर्बिट है तो इसके लिए ऑर्बिट नंबर कितना होगा 1। 1 की वैल्यू यहां रखोगे, 1 का स्क्वायर 1 इंटू 2 2। तो के शेल में मैक्सिमम कितने इलेक्ट्रॉन्स आएंगे 2 इलेक्ट्रॉन्स आएंगे। एल में निकालने हैं, एल के लिए एन की वैल्यू कितनी होती है 2 होती है। ठीक है, तो एन की वैल्यू 1 के लिए, और एल के लिए अगर हम बात करेंगे तो एल के लिए एन की वैल्यू कितनी हो जाएगी 2 हो जाएगी। एल के लिए एन का वैल्यू कितना होगा 2 होगा। तो एन जब आप यहां पर 2 रखोगे, 2 का स्क्वायर 4 इंटू 2 8। एन के लिए अगर आप एम में इलेक्ट्रॉन्स निकालना चाहते हो, एम में एन का वैल्यू कितना होगा 3 होगा। तो जब आप 3 रखोगे, 3 का स्क्वायर 9 इंटू 2 18 हो जाएगा। तो यानी कि के शेल में मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन्स आएंगे, एल में 8 आएंगे, एम में 18 आएंगे। अब एन में निकालने हैं तो एन के लिए क्या रखोगे 4 रखोगे। 4 का स्क्वायर 16 इंटू 2 32। एन में ओ में निकालना चाहते हो तो ओ के लिए एन का वैल्यू कितना होगा 5। 5 का स्क्वायर 25 इंटू 2 50। तो इस तरीके से आप किसी भी शेल में मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन्स निकाल सकते हो। ठीक है, तो एटम के बारे में इतनी कहानी क्लियर है बच्चों, इतनी कहानी क्लियर है। ये चीज आपको सारी स्लाइड में यहां देखने को मिलेगी। ठीक है ना, 2 8 18 32 50। अब एटम्स के बारे में अगर हम बात करें, एटम के बारे में बेटा सबसे पहले कौन सा मॉडल आया था, जे थॉमसन मॉडल आया था। कौन सा मॉडल आया था, जे थॉमसन मॉडल आया था। तो जे थॉमसन मॉडल आपको क्या इंफॉर्मेशन देता है सुनिए। उसके जो इंपॉर्टेंट पॉइंट, हमें मॉडल के बारे में कुछ नहीं पढ़ना है, ठीक है ना, हम उसका बेसिक पॉइंट आपको समझा देते हैं। देखिए देखो, जे थॉमसन मॉडल मैं आपको यहां बता देता हूं। जे थॉमसन ने क्या कहा था, जे थॉमसन ने बोला एटम जो होता है एक सॉलिड स्फेयर होता है। एटम क्या होता है, एक सॉलिड स्फेयर होता है, ठीक है ना, जिसमें पॉजिटिवली चार्ज यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट होता है। ये जे थॉमसन मॉडल बता रहा हूं बेटा, ये क्या बता रहा हूं मैं, जे थॉमसन मॉडल बता रहा हूं। ठीक है, तो इसने कहा एटम के अंदर क्या है, पॉजिटिवली चार्ज यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है, और उसको न्यूट्रलाइज करने के लिए उसके अंदर क्या है, इलेक्ट्रॉन्स एम्बेडेड है। क्या है उसके अंदर, इलेक्ट्रॉन्स घुसे हुए हैं। ये इस तरीके से घुसे हुए हैं कि एटम जो होगा वो इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल होगा। जैसे आप देखो तरबूज, आप लोगों ने देखा होगा, वाटरमेलन देखा आप लोगों ने,
बिल्कुल वैसा ही दिख रहा है ना, रेड पार्ट बिल्कुल उसी की तरह। और जो बीज होते हैं, जो सीड्स होते हैं, वहां पर जो वाटरमेलन के अंदर जो सीड्स होते हैं, एटम के अंदर वो चीज इलेक्ट्रॉन से रिप्रेजेंट की गई है। यानी कि तरबूज का जो रेड वाला पार्ट है वो क्या हो गया, पॉजिटिव पार्ट हो गया। उसके अंदर जो बीज है वो क्या है, इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, और वो बीज इस टाइप से हैं कि वे रेड पार्ट को न्यूट्रलाइज कर देते हैं। ठीक है, क्लियर है। तो ये मॉडल आपको किससे रिजेंबल करता है, वाटरमेलन से। तो इस मॉडल का नाम होता है वाटरमेलन मॉडल। और आपने क्रिसमस का केक देखा होगा, क्रिसमस का केक देखा होगा, ठीक है ना, उससे रिजेंबल करता है। तो इसीलिए इसको बोलते हैं प्लम पुडिंग मॉडल। क्या बोलते हैं, प्लम पुडिंग मॉडल। बस आपको ये पॉइंट याद रखने हैं। जे थॉमसन मॉडल के बारे में आपको ये 2 पॉइंट याद रखने हैं कि वाटरमेलन मॉडल किसने दिया था, जे थॉमसन ने। प्लम पुडिंग मॉडल किसने दिया था, जे थॉमसन ने। ठीक है, चलिए चलिए आगे बढ़े। अब उसके बाद आया बेटा रदरफोर्ड मॉडल। रदरफोर्ड का मेन पॉइंट क्या था, रदरफोर्ड मॉडल से हमें न्यूक्लियस की डिस्कवरी के बारे में पता चला था। किसकी डिस्कवरी के बारे में पता था, पहला न्यूक्लियस की। तो न्यूक्लियस की डिस्कवरी किसने की थी, रदरफोर्ड ने की थी। रदरफोर्ड ने जो एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किया था बेटा, उसका नाम रखा गया था अल्फा स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट। क्या रखा गया था, अल्फा स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट उसका नाम रखा गया था। रदरफोर्ड का नाम था, एक्सपेरिमेंट का नाम था अल्फा स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट। अल्फा परकिरणन प्रयोग या परकिरणन परीक्षण। ठीक है ना। तो ये सारी चीजें यहां पर लिखी हुई है। स्ट्रक्चर ऑफ एटम जो था वो 3 मॉडल से एक्सप्लेन हुआ था। जे थॉमसन ने बताया था पहले, फिर उसके बाद रदरफोर्ड मॉडल आया था। रदरफोर्ड मॉडल से किसकी डिस्कवरी हुई थी, न्यूक्लियस की डिस्कवरी हुई थी। न्यूक्लियस के अंदर क्या क्या कहानी होती है वो मैंने सारी आपको बता दी। ठीक है, इसके बाद आया था बेटा बोहर मॉडल। क्या आया था, बोहर मॉडल। ठीक है ना। तो बोहर मॉडल ने एक कॉन्सेप्ट दिया था क्वांटाइजेशन ऑफ एनर्जी का। क्वांटाइजेशन ऑफ एनर्जी का मतलब क्या है, उसने कहा था कि ये जो ऑर्बिट्स होते हैं बेटा, इनकी एनर्जी क्या होती है, फिक्स होती है। इनकी एनर्जी क्या होती है, फिक्स होती है। क्वांटाइजेशन ऑफ एनर्जी का मतलब एनर्जी ऑफ ऑर्बिट्स, एनर्जी ऑफ ऑर्बिट्स इज फिक्स्ड। एनर्जी ऑफ ऑर्बिट इज फिक्स्ड। कक्षों की ऊर्जा, कक्षों की ऊर्जा निश्चित होती है। कक्षों की ऊर्जा निश्चित होती है। कक्षों की ऊर्जा निश्चित होती है। ठीक है, चलिए उसके बाद मैंने आपको पढ़ाया कि किसी भी ऑर्बिट में मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन्स कितने होते हैं, 2n² से निकालते हैं। वो फॉर्मूला किसने दिया था बेटा, बोहर ने दिया था। बोहर ने दिया। और बोहर ने क्या कहा, सबसे कम एनर्जी होती है के की, उससे ज्यादा होती है एल की, उससे ज्यादा एम की, उससे ज्यादा एन की। तो इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एनर्जी की बात करें, इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एनर्जी, चलो इसको नेक्स्ट स्लाइड पे लेते हैं। इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एनर्जी, ऊर्जा का बढ़ता क्रम, ऊर्जा का बढ़ता क्रम। तो सबसे कम एनर्जी के शेल की, इससे ज्यादा एल शेल की, इससे ज्यादा एम शेल की, और सबसे ज्यादा एन शेल की। ठीक है ना। ये कहानी किसने बताई थी, बोहर ने बताई थी। ठीक है, चलिए तो ये कहानी थी बेटा एटम के बारे में। ठीक है, क्लियर है। एटम क्या होता है, एलिमेंट क्या होता है, क्लियर है। एटम किससे बना, एटम वर्ड किसने दिया था, डेमोक्रेटस ने दिया था। एटम किससे मिलकर बनता है, इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन से मिलकर बनता है। ठीक है ना। न्यूक्लियस की खोज किसने की थी, रदरफोर्ड ने की थी। कौन से एक्सपेरिमेंट से की थी, अल्फा स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट से की थी, अल्फा परिकिरण परीक्षण से की थी। न्यूक्लियस के अंदर क्या मिलते हैं बेटा, प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन। प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन को मिलाकर हम क्या बोलते हैं, न्यूक्लियॉन्स बोलते हैं। और प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन किसके बने हैं, क्वार्क के बने हैं। तो क्वार्क को भी हम क्या बोलते हैं, न्यूक्लियॉन्स बोलते हैं। क्वार्क की खोज किसने की थी, जेलमैन ने की थी। ठीक है, उसके बाद हमने पढ़ा कि न्यूक्लियस के अंदर जो प्रोटॉन न्यूट्रॉन होते हैं उनके बीच कौन से फोर्सेज होते हैं, न्यूक्लियर फोर्सेज होते हैं।
न्यूक्लियर फोर्स के कोरस्पॉन्डिंग एनर्जी कौन सी होती है? न्यूक्लियर एनर्जी होती है। तो न्यूक्लियस में कौन सी एनर्जी स्टोर होती है? न्यूक्लियर एनर्जी स्टोर होती है, नाभिकीय ऊर्जा अवशोषित होती है। उसके बाद फिर हमने आपको बताया कि ऑर्बिट के अंदर इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट होते हैं, और किस ऑर्बिट में मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन कितने होंगे किससे पता चलता है? एक फॉर्मूला होता है 2n²। तो ये जो 2n² फॉर्मूला होता है, इसके अंदर n क्या होता है? ऑर्बिट नंबर होता है। n क्या होता है? ऑर्बिट नंबर होता है। और उसी फॉर्मूले में n² जो होता है वो नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स को रिप्रेजेंट करता है। n² जो होता है, ये जो n² है, इस 2 को हटा दीजिए, ये लिखा हुआ है यहाँ पर दिखने को। n² जो होता है ये नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स को रिप्रेजेंट करता है। n² किसको रिप्रेजेंट करता है? नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स को रिप्रेजेंट करता है, ठीक है ना। प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन को न्यूक्लियस बोलते हैं, ठीक है ना। ये सारी कहानी मैंने आपको बता दी। चलिए, अब एटम के बारे में बहुत सारी थ्योरीज आई बेटा, एटम के बारे में बहुत सारी थ्योरीज आई, लेकिन सबसे जो रेलिवेंट थ्योरी मानी गई वो जॉन डाल्टन की मानी गई। तो आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है, एटॉमिक थ्योरी किसने दी थी? जॉन डाल्टन ने दी थी। एटॉमिक थ्योरी किसने दी थी? जॉन डाल्टन ने दी थी, ठीक है ना। एटॉमिक थ्योरी किसने दी थी? जॉन वाल्टन ने बेटा, ये जॉन डाल्टन है, ये जॉन डाल्टन। जॉन डाल्टन, ठीक है। अब आपको एटॉमिक नंबर याद है बेटा? एटॉमिक नंबर याद है? एक मिनट रुकना। देखो ये लिस्ट है बेटा, आपको 1 से लेकर 20 एलिमेंट के एटॉमिक नंबर और एटॉमिक मासेस आपको याद होने चाहिए। 1 से लेकर 20 एलिमेंट के एटॉमिक नंबर और एटॉमिक मासेस आपको याद होने चाहिए। ये लिस्ट है। एटॉमिक नंबर 1 होता है हाइड्रोजन का, 2 होता है हीलियम का, 3 होता है बेटा लिथियम का, बेरिलियम का होता है 4, बोरोन का 5, कार्बन का 6, नाइट्रोजन का 7। इस तरीके से सीक्वेंस में ये आपको याद रखने, इनके सिंबल याद रखने, इनके एटॉमिक मासेस आपको याद रखने। जब आप इन ये एटॉमिक मासेस याद रखोगे तो इस केस में मैं आपको एक शॉर्टकट बता रहा हूं। देखो, एक चीज देखोगे, एक रिलेशन है बेटा, जिससे आप, अगर आपको एटॉमिक नंबर याद है तो उससे आप एटॉमिक मास बता सकते हो, ठीक है ना। जैसे अगर हम बात करें, एटॉमिक नंबर जो होता है बेटा, परमाणु संख्या जो होती है, एटॉमिक नंबर जो होगा, परमाणु संख्या जो होगी, अब या ये तो ये इवन होगा या फिर ओड होगा। एटॉमिक नंबर या तो इवन होगा या ओड होगा, ठीक है ना। हम बात कर रहे हैं 1 से लेकर 20 तक के एलिमेंट्स, 1 से लेकर 20 तक के जो एलिमेंट्स होंगे हम इनके बारे में बात कर रहे हैं, ठीक है। देखिए, एटॉमिक नंबर अगर इवन है तो कोई दिक्कत नहीं है, इवन है यानी कि सम संख्या 2, 4, 6, 8, 10, 12 इस तरीके से। अगर किसी सब्सटेंस का 1 से लेकर 20 तक जो एलिमेंट है, अगर उसका एटॉमिक नंबर इवन है तो एटॉमिक मास जो होगा, जो परमाणु द्रव्यमान होगा, ये किसके बराबर होगा? आप एटॉमिक नंबर का डबल कर दोगे, आप एटॉमिक नंबर का डबल कर दोगे। जैसे ही आप एटॉमिक नंबर का डबल करोगे आपको एटॉमिक मास मिल जाएगा। वहीं अगर एटॉमिक नंबर ओड हुआ, कैसा हुआ? ओड हुआ, विषम संख्या हुई, तो उस केस में आप एटॉमिक मास कैसे निकालोगे? एटॉमिक नंबर का डबल करके, एटॉमिक नंबर का डबल करके उसमें 1 ऐड कर दोगे। क्या कर दोगे? 1 ऐड कर दोगे बेटा, ठीक है। लेकिन ये जो फॉर्मूले मैंने आपको बताए, ये 5 एलिमेंट पर काम नहीं करेंगे। कहां पर इन्हें आप अप्लाई नहीं करोगे? एक्सेप्ट हाइड्रोजन, हीलियम, सॉरी, हाइड्रोजन, बेरिलियम, नाइट्रोजन, आर्गन, सॉरी क्लोरीन, आर्गन। इन 5 एलिमेंट को छोड़कर देखिए ये बाकी सभी पर काम करेंगे। कैसे काम करेंगे देखिए, अभी दिखाते हैं आपको। देखिए, मैंने वो 5 एलिमेंट कौन कौन से हैं मैं बता देता हूं। हाइड्रोजन पर, इस पे कलर दिखेगा नहीं, हाइड्रोजन पर काम नहीं करेगा, बेरिलियम पर काम नहीं करेगा, नाइट्रोजन पर काम नहीं करेगा, और क्लोरीन पर काम नहीं करेगा, और आर्गन पर। बाकी पर देखिए सब पर काम करेगा। पहले मैं आपको इवन वाले दिखा रहा हूं। इवन के केस में क्या होता है? अगर एटॉमिक नंबर इवन होगा, सम संख्या होगी, तो एटॉमिक मास के लिए क्या करोगे? उसे डबल कर दोगे। इसका एटॉमिक नंबर इवन है, ठीक है, इसका एटॉमिक मास क्या हो जाएगा? डबल हो जाएगा।
एटॉमिक नंबर इवन है तो एटॉमिक मास डबल हो जाएगा, इवन है तो डबल हो जाएगा, इवन है तो डबल हो जाएगा, ये रहा 10 का 20, इवन है तो डबल हो जाएगा। ओड के केस में क्या करना होता है, ओड के केस में क्या करना होता है, डबल करके 1 ऐड करना होता है। ओड है, डबल करोगे 6 आएगा, उसमें 1 ऐड करोगे 7 आएगा। ओड है, डबल करोगे 10 आएगा, 10 के बाद 1 ऐड करोगे तो 11 आएगा, ठीक है ना। ओड है, डबल करोगे 18 आना चाहिए, फिर उसमें क्या करेंगे, 1 ऐड करेंगे 19। तो इस तरीके से हम एटॉमिक मासेस निकाल सकते हैं एटॉमिक नंबर से। अब आप याद रखोगे पूरी पीरियोडिक टेबल का हाइड्रोजन एकमात्र एक ऐसा एलिमेंट है, पूरी पीरियोडिक टेबल का हाइड्रोजन एकमात्र एक ऐसा एलिमेंट है जिसका एटॉमिक नंबर और एटॉमिक मास दोनों बराबर होते हैं। देख सकते हो, सिर्फ एक ही ऐसा केस मिलेगा जिसमें एटॉमिक नंबर और एटॉमिक मासेस दोनों बराबर होंगे, ठीक है ना। एटॉमिक नंबर 1, एटॉमिक मास 1, बाकी हर जगह डिफरेंट होगा, ठीक है। अब इन एलिमेंट्स का आपको रिप्रेजेंटेशन दिखाना, किसी भी एलिमेंट को हम कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है ना, इसके बारे में हम बात करते हैं। रिप्रेजेंटेशन ऑफ एलिमेंट की बात करते हैं। देखिए, जब भी आप किसी एलिमेंट को रिप्रेजेंट करोगे तो सबसे पहले आप उसका सिंबल लिखोगे, ठीक है ना। जैसे ये कोई एलिमेंट है एक्स, इसके नीचे जो नंबर लिखा होता है उसे बोलते हैं एटॉमिक नंबर, ऊपर जो नंबर लिखा होता है उसे बोलते हैं हम एटॉमिक मास। जैसे देखिए, जैसे सोडियम, एग्जांपल से समझिए, सोडियम का सिंबल क्या होता है बेटा, Na होता है। सोडियम का सिंबल क्या होता है, Na होता है। इसका एटॉमिक नंबर 11 होता है, एटॉमिक मास 23 होता है, ठीक है। तो एटॉमिक नंबर हमेशा नीचे लिखा होता है, एटॉमिक मास ऊपर लिखा होता है, ठीक है ना। तो एटॉमिक नंबर के लिए हम सिंबल जो अल्फाबेट यूज करते हैं वो जेड यूज करते हैं। कौन सा यूज करते हैं, जेड यूज करते हैं। और एटॉमिक मास के लिए जो हम सिंबल यूज करते हैं वो ए यूज करते हैं। क्या यूज करते हैं, ए यूज करते हैं। तो इस तरीके से आप किसी भी एलिमेंट को रिप्रेजेंट कर सकते हो। अब इसमें मैं आपको एक चीज बताने वाला हूं, अब इसमें चार्ज के बारे में नहीं है, ठीक है ना। अगर एटम पर चार्ज होता है तो उस चार्ज को हम यहां पर डिनोट करते हैं, उस चार्ज को हम यहां पर डिनोट करेंगे, ठीक है ना। जैसे एग्जांपल देखिए, अब चार्ज जो, अब अगर मैंने आपको बताया एटम के अंदर 3 चीजें होती थी, पढ़ेंगे हम इसी चैप्टर में। इलेक्ट्रॉन होता था, प्रोटॉन होता था और न्यूट्रॉन होता था। अगर मैं आपसे इनके चार्ज के बारे में पूछता हूं तो इलेक्ट्रॉन पर कितना चार्ज होता है बेटा, रिलेटिव चार्ज -1 होता है, प्रोटॉन पर +1 होता है और न्यूट्रॉन पर 0 होता है, ठीक है। यानी कि एटम पर जो चार्ज आएगा वो किसकी वजह से आएगा, किसकी वजह से आएगा, एटम पर जो चार्ज होगा वो प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन की वजह से आ सकता है, क्योंकि ये क्या है, चार्ज पार्टिकल्स है। क्या है ये, चार्ज पार्टिकल्स है। न्यूट्रॉन पर तो कोई चार्ज होता नहीं। तो यानी कि अगर मैं चार्ज का फॉर्मूला लिखना चाहता हूं, यहां से चार्ज का फॉर्मूला होता है प्रोटॉन प्लस इलेक्ट्रॉन, क्योंकि न्यूट्रॉन पर कोई चार्ज होता नहीं, ठीक है ना। तो जब भी आपको चार्ज निकालना होगा तो आप इस फॉर्मूले से निकालोगे। जैसे एग्जांपल करते हैं, अगर हम आपसे पूछें 10 इलेक्ट्रॉन है बेटा और 8 प्रोटॉन है, अगर मैं पूछता हूं इस केस में कितना चार्ज आएगा तो आप क्या बताओगे। सर आपने बताया चार्ज बराबर होता है प्रोटॉन प्लस इलेक्ट्रॉन, हाँ बिल्कुल होता है। सर अभी आपने बताया एक प्रोटॉन पर +1 चार्ज होता है, बिल्कुल। कितने प्रोटॉन है, 8। एक पर +1 है तो 8 प्रोटॉन पर कितना होगा, +8 होगा, ठीक है। एक इलेक्ट्रॉन पर कितना होता है, -1 होता है। कितने इलेक्ट्रॉन है, 10। एक पर -1 होता है तो 10 पर -10 हो जाएगा, तो कितना आंसर आ जाएगा, -2। तो इस केस में जो चार्ज आएगा वो कितना आएगा, -2 आएगा, ठीक है। चलिए अब हम बात करते हैं जो एटॉमिक नंबर होता है बेटा, तो ये तो हो गया रिप्रेजेंटेशन। रिप्रेजेंटेशन में हम चार्ज कैसे निकालते हैं, ये मैंने आपको बता दिया। एलिमेंट का एटॉमिक नंबर कितना होता है ये मैंने बता दिया, एटॉमिक मास मैंने बता दिया। अब एटॉमिक नंबर आपको पता है तो आप उससे क्या इंफॉर्मेशन निकाल सकते हो। देखिए एटॉमिक नंबर जो होता है बेटा ये हमेशा बराबर होगा नंबर ऑफ प्रोटॉन्स के। जितना एटॉमिक नंबर होगा उतना ही प्रोटॉन्स होंगे। जैसे अगर मैं बात कर रहा हूं, ये रहा, इसको देखिए, सोडियम का एटॉमिक नंबर कितना है, 11, तो इसके अंदर प्रोटॉन कितने होंगे बेटा, 11। Na पॉजिटिव, इसका एटॉमिक नंबर कितना है, 11। जितना एटॉमिक नंबर उतने प्रोटॉन। एटॉमिक नंबर कितना है, 8, तो प्रोटॉन होंगे 8, ठीक है। उसके बाद इलेक्ट्रॉन कैसे निकालते हैं, देखिए बेटा, एटॉमिक नंबर इलेक्ट्रॉन को हमेशा रिप्रेजेंट नहीं करता। अगर कोई न्यूट्रल एटम है, कोई चार्ज नहीं है, तो उस केस में जितना एटॉमिक नंबर होगा उतने ही क्या होंगे, इलेक्ट्रॉन होंगे। देखिए इस पॉइंट को आप यहां से समझ सकते हो। अगर बेटा प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन बराबर हुए तो क्या एटम पर कोई चार्ज होगा, कोई चार्ज नहीं होगा, ठीक है।
अगर मान लीजिए प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन दोनों बराबर है तो कोई चार्ज आएगा? कोई चार्ज नहीं आएगा, यानी कि चार्ज आ रहा है। अगर चार्ज कब आएगा? जब इनमें से किसी का नंबर चेंज हो जाए तब चार्ज आएगा, ठीक है। उस चार्ज तो उसको कैसे सोल्व करोगे? देखिए, जब आपको चार्ज दे रखा हो, चार्ज के केस में आप इलेक्ट्रॉन कैसे निकालोगे? हमेशा इलेक्ट्रॉन कैसे निकालोगे? एक सिंपल सा रूल देखिए, जो भी एटॉमिक नंबर उसको एज इट इज कॉपी कीजिए। एटॉमिक नंबर को एज इट इज कॉपी किया, 11 था 11 किया, एज इट इज कॉपी किया। अरे यार कलर, 11 था एज इट इज कॉपी किया, 8 था एज इट इज कॉपी किया। चार्ज कैसा है बेटा? +1। जैसा चार्ज हो उस चार्ज के साइन को रिवर्स कर दीजिए। +1 है तो -1 कर दीजिए, ये -2 है तो +2 कर दीजिए। तो कितने इलेक्ट्रॉन आ गए? 10 आ गए। तो इलेक्ट्रॉन कैसे निकालोगे सर? जो भी एटॉमिक नंबर होगा पहले उसको लिख लेंगे, उसके बाद देखेंगे अगर कोई चार्ज है तो उस चार्ज का रिवर्स कर देंगे, कोई चार्ज नहीं है तो उतने ही इलेक्ट्रॉन होंगे। तो इन दोनों, इसमें भी इलेक्ट्रॉन 10 है, इसमें भी इलेक्ट्रॉन 10 है, तो दोनों में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन बराबर आ रहे हैं बेटा। तो जिसमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन बराबर होते हैं उसको हम क्या बोलते हैं बताना एक बार? आइसो क्या बोलते हैं बताना? एक क्वेश्चन का तो आंसर दे दो, एक क्वेश्चन का तो आंसर बता दो। जिसमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स बराबर होते हैं उसे हम क्या बोलते हैं बताइए? उसे बोलते हैं बेटा हम आइसो इलेक्ट्रॉनिक। तुम आइसोटॉप बोल रहे हो मूर्ख को, आइसो इलेक्ट्रॉनिक। आइसो का मतलब सेम होता है और इलेक्ट्रॉनिक मतलब इलेक्ट्रॉन। तो जब भी नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन सेम आएंगे तो उसे हम क्या बोलते हैं? आइसो इलेक्ट्रॉनिक बोलते हैं। क्या बोलते हैं? आइसो इलेक्ट्रॉनिक बोलते हैं, सम इलेक्ट्रॉनिक। तो आइसो इलेक्ट्रॉनिक का मतलब क्या हो जाएगा? हैविंग सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, हैविंग सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। इनमें इलेक्ट्रॉन की संख्या, इनमें इलेक्ट्रॉन की संख्या समान होती है। ठीक है बच्चों, क्लियर है? चलिए, तो एटॉमिक नंबर से आपको किसके बारे में पता चलता है बेटा? जितना एटॉमिक नंबर होगा उतने प्रोटॉन होंगे, पहली चीज। और इलेक्ट्रॉन निकालने का तरीका क्या है? जो भी एटॉमिक नंबर उसको एज इट इज लिखो और जैसा चार्ज है उस चार्ज के साइन को रिवर्स कर दीजिए। इस तरीके से आप नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स निकाल लोगे। अब बात आती है बेटा एटॉमिक मास की। किसकी बात आती है? एटॉमिक मास की। तो एटॉमिक, ये आगे लिखा भी हुआ, एटॉमिक मास किसके बराबर होता है? देखिए, ऐसा बोला जाता है कि एटम का सारा मास कहां प्रेजेंट होता है? सेंटर में प्रेजेंट होता है। एटम का सारा मास कहां प्रेजेंट होता है? सेंटर में होता है। ये किससे पता चला था? रदरफोर्ड मॉडल से पता चला था, ठीक है ना। तो यानी कि जो मास न्यूक्लियस का होगा वही एटम का मास होगा। और अभी हमने पढ़ा था न्यूक्लियस के अंदर कौन से पार्टिकल मिलते हैं? प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। तो यानी कि एटॉमिक मास जो होगा वो किसके बराबर होगा? प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन के बराबर होगा। और इसको ठीक करेंगे, ये ए होता है। क्या होता है? ए होता है। ब्लैक तो दिखेगा ही नहीं। एटॉमिक मास को हम बेटा ए से लिखते हैं। किससे लिखते हैं? ए से लिखते हैं। तो एटॉमिक मास को हम ए से लिखते हैं, ठीक है ना। चलिए, तो एटॉमिक मास को हम ए से लिखते हैं। एटॉमिक मास किसके बराबर आया? प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन के बराबर आया। किसके बराबर आया? प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन के, ठीक है। तो यहां से नंबर ऑफ न्यूट्रॉन निकालने का एक फॉर्मूला बनता है। देखिए, अगर मैं आपसे यहां से पूछता हूं, जैसे इसी केस में मैंने एक एग्जाम्पल दिया, सोडियम है, सोडियम का एटॉमिक नंबर 11 है, एटॉमिक मास 23 है, ठीक है। तो इसका एटॉमिक मास कितना है? 23 है। एटॉमिक मास किसके बराबर होता है बेटा? प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन के बराबर होता है। अभी हमने प्रोटॉन बताए थे आपको। प्रोटॉन कैसे निकालते हैं? जितना एटॉमिक नंबर होगा सर उतने ही प्रोटॉन होंगे। एटॉमिक नंबर 11 है तो प्रोटॉन 11 होंगे। तो यहां से न्यूट्रॉन का संख्या कितना आ जाएगा? 12। तो एक तरीका ये हो गया आपको, ये तो हो गया कॉन्सेप्ट। आप इसको डायरेक्टली भी निकाल सकते थे। ये दो नंबर दिख रहे हैं, बड़े नंबर में से आप छोटे नंबर को माइनस कर दीजिए, बड़े नंबर में से आप छोटे नंबर को माइनस कीजिए, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स आ जाएंगे। 23 माइनस 11 12, क्या आ जाएंगे? नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स आ जाएंगे। तो नंबर ऑफ न्यूट्रॉन निकालने का फॉर्मूला क्या हो जाएगा? ये आपका एटॉमिक मास होता है, ये एटॉमिक नंबर होता है। तो आपने किस में से किसको माइनस किया है? 23 में से 11 को माइनस किया है, यानी कि ए में से आपने जेड को माइनस किया है। तो नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स निकालने का फॉर्मूला क्या हो गया? ए माइनस जेड हो गया। क्या हो गया?
ए माइनस जेड हो गया। तो इस तरीके से हम नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स निकालते हैं। अब मुझे क्वेश्चन बताइए, कैलकुलेट द नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स इन द फॉलोइंग। अब इसको हिंदी लिखवाने की जरूरत नहीं बेटा, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स निकालने, सिंपल सा क्वेश्चन है। ठीक है, तो पहला बात करते हैं यूरेनियम 92 235 और दूसरा बेटा क्लोरीन। आप मुझे दोनों के अंदर नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स काउंट करके बताइए, दोनों के अंदर नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स कितने होंगे, जल्दी से काउंट करके बताइए। जल्दी बताइए बेटा। हाँ जी बच्चों, अरे भाई आंसर तो दिया करो। तो नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स निकालने हैं आपको, तो फॉर्मूला क्या है, ए माइनस जेड। ए की वैल्यू कितनी है 235 माइनस 92, तो निकाल लोगे बेटा। ठीक है ना, नहीं 163 नहीं, 160 143 सॉरी। ठीक है, चलिए अब इसमें भी यही फॉर्मूला लगाएंगे, ए माइनस जेड 35.5 माइनस 17 18.5। तो अब कह रहा है न्यूट्रॉन का आंसर क्या होगा 18.5। अब मुझे एक बात बताइए, क्या कभी न्यूट्रॉन जो होता है वो हाफ आधा हो सकता है? आधा न्यूट्रॉन सुना आप लोगों ने कभी? आधा इलेक्ट्रॉन आधा प्रोटॉन आधा न्यूट्रॉन सुना है? नहीं बेटा, इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन होंगे तो पूरे होंगे, अदरवाइज होंगे ही नहीं। तो ये इस वाले पॉइंट को हटा दोगे तो 18 आपका आंसर आ जाएगा। तो कैसे रही क्लास बेटा, जल्दी से बताइए, बाकी हम अगली क्लास में कंटिन्यू करेंगे। तो आज हमने सिर्फ आपको एटम का इंट्रोडक्शन दिया है कि एटम के अंदर क्या क्या होता है, ठीक है ना, और कौन कौन से मॉडल आए हैं, इलेक्ट्रॉन कैसे निकालते हैं, प्रोटॉन कैसे निकालते हैं, न्यूट्रॉन कैसे निकालते हैं, ये कहानी अभी तक हमने पढ़ी है। ठीक है, तो किसी भी बच्चे को कोई डाउट हो तो बताइए। तो लिमिटेड सीट्स हैं, सुनहरा मौका है बेटा, एक महीने के अंदर आपको पूरी जीएस करनी है। ठीक है ना, तो बड़े अच्छे से आराम से जैसे आज पढ़ा है यही हमारा पैटर्न रहेगा पढ़ाने का। ठीक है, चलिए बेटा, तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर।